बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, उसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं और ये आखिरी लेक्चर है। पार्ट 10 सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 10 आखिरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब थ्योरेटिकल टॉपिक कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो होंगे वो एमसीक्यूज़ होंगे, मतलब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे अगले पार्ट में। पहले एमसीक्यूज़ देखेंगे और उसके बाद जो है फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 9 की तरफ हम चलेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल बुक जो है प्ले लिस्ट पड़ी हुई है 12 केमिस्ट्री के नाम से। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं अभी, आप लोग तो टाइम किल मत कीजिएगा अपना पेपर्स के बाद ही, क्योंकि आप लोगों को एमडी कैट, ई कैट इसकी तैयारी करनी है। और जो बच्चे इंडिया से हैं वो भी जी मेंस, एडवांस, इनकी तैयारी करनी है। तो अपना टाइम किल नहीं करना, बल्कि फर्स्ट ईयर का पेपर दें और उसके बाद सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट निकाल के तैयारी अपनी शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 से शुरू कर दें। मुकम्मल बुक मौजूद है, सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ। एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है उसमें, ठीक है भाई। बहरहाल अभी चलते हैं आगे। और जो है इसकी तरफ आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस की आपने बहुत सारी टाइप्स देखी होंगी। दो टाइप्स और भी समझ लीजिए। एक का केमिकल रिएक्शन का की एक टाइप है जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन, कोई आपसे पूछता है न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आप बोलें भाई ये केमिकल रिएक्शन की टाइप है। जैसे और भी टाइप्स हैं, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन की टाइप ही है। हो क्या रहा है इसके अंदर? इसमें रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस के दरमियान, एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। ये बेसिकली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एसिड और बेस। ये जब भी आपस में मिलते हैं, इनको आप एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट प्लस H2O, वाटर। H2O तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही बने, लेकिन सॉल्ट तो बनेगा। तो एक तो केमिकल रिएक्शन की ये टाइप है, नोट कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन की टाइप है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड मेक सॉल्ट्स, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन की इसके अलावा एक और टाइप है केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये बहुत ज़्यादा अहम है, हाइड्रोलाइसिस। इसके नाम पर गौर कर लें। हाइड्रो वर्ड हाइड्रा से निकला है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, वाटर। हाइड्रा का मतलब है वाटर। एक्वा का मतलब भी वाटर ही, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, टूट जाना, यानी कि वाटर का टूट जाना। अब वाटर का टूट जाना मतलब H2O का टूट जाना, और H2O जब टूटता है तो किस में टूटता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। इस केमिकल रिएक्शन को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन और आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सॉल्ट और उसकी टाइप्स को समझने में। ये दो चीज़ें, ये तो बड़ी आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि एसिड हमारे पास, आपको पता है, और बेस हमारे पास जो है वो दो किस्मों के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वीक बेस भी होता है ना ऐसा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, ये रिएक्ट करेंगे आपस में, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? सोचिए। यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, ताकि वो जहन में रखिएगा। सबसे पहले मैं एसिड को लिख रहा हूँ। ये पहला जो भी होगा ना वो एसिड होगा, एस से, और दूसरा जो भी होगा ना वो बेस होगा। ये तरतीब याद रखिएगा, क्योंकि इसी से मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये एस या एस की जगह कुछ भी हो, यहाँ पहला जो लिखा हुआ होगा
वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर S और W, अगर S और S है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई। और अगर S और W है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और अगर W और S है तो इसका मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर W और W है तो इसका मतलब वीक एसिड वीक बेस। पहले नंबर पे हमेशा मैं एसिड को रखा है। अब इनके फुल वर्ड्स भी यहाँ लिख देता हूँ। पहले जो भी होगा S होगा या W होगा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई, S स्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये फिर आ गया S और शुरू में है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरे नंबर पे बेस होता है लेकिन W लिखा हुआ है, इसका मतलब वीक बेस, वीक बेस। फिर पहले नंबर पर W लिखा हुआ है मतलब वीक, लेकिन पहले पे एसिड को लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वीक एसिड, और दूसरे नंबर पर बेस होता है लेकिन S लिखा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और W पहले पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब वीक, और पहले पे क्या लेते हैं एसिड, तो ये हो जाएगा वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये चार नोट कर लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी, हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी, और ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये मिलेंगे सॉल्ट तो बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेंगे सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे सॉल्ट बनेगा, और वीक एसिड वीक बेस मिलेंगे सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट तो सबसे बन गया, इससे कोई परेशानी की बात नहीं, इससे कोई परेशानी की बात नहीं। इससे भी सॉल्ट बना है, इससे भी सॉल्ट बना है, इससे भी सॉल्ट बना है, और इससे भी सॉल्ट बना है। ठीक है, सॉल्ट बन गया, तैयार हो गया। अब आपने एक बीकर लिया है, उसमें जब आप ये बारी बारी सॉल्ट डालते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है आपको पता है? ये एक बीकर है, इसमें आपने ये पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब बराबर बराबर चेक कर लीजिए कि होगा क्या। पहले नंबर पर जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है उसको जब आप पानी में डालेंगे, यानी कि S और S को जब आप पानी में डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। मतलब न्यूट्रल का क्या हुआ कि या ना यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नज़र आएंगे आपको और ना ही आपको हाइड्रोक्साइड आयन्स नज़र आएंगे, क्योंकि अगर इस सॉल्ट को ऐड करने पर इस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन बच जाते हैं तो इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन बन गया है। और अगर सॉल्ट को ऐड करने पे इस पानी में, अगर इस पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो बच जाते हैं तो इसका मतलब ये अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन बन गया है। अल्कलाइन या बेसिक एक ही बात, अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन बन गया। और जब ऐसा होगा तो पीएच में तो गड़बड़ होगी ना, पीएच तो चेंज होगा। अभी ये पानी है, इसका पीएच न्यूट्रल है। पीएच का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखिएगा, 7 मतलब न्यूट्रल, मतलब ना इसमें एसिड मौजूद है ना इसमें बेस मौजूद है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना इसमें एसिड मौजूद है ना इसमें बेस मौजूद है।
इसी बात को मैं एक और तरह से कह सकता हूँ कि ना इसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, ना ही इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं। और जब आपने ऐसा सॉल्ट इसमें डाला है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, अब भी इसकी न्यूट्रलिटी पानी की डिस्टर्ब नहीं हुई। सॉल्यूशन तो बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन ये सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच अभी भी चेंज नहीं हुआ। ना तो इसमें एसिडिटी का इजाफा हुआ है, ना इसमें बेसिसिटी का इजाफा हुआ है। मतलब सॉल्ट को ऐड करने के बावजूद भी इसमें ना तो हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रहे हैं, ना हाइड्रोक्साइड आयंस आपको नज़र आ रहे हैं। और यही तो हैं वो जो पीएच के ज़िम्मेदार हैं, यही तो हैं वो जो पीएच के ज़िम्मेदार हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस इसमें होंगे तो पीएच इसका लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, लाइक दिस। और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच लेवल होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आप क्विक रिव्यू कर दूं दोबारा से। न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर मैंने हाइड्रोलाइसिस का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। हाइड्रोलाइसिस क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि एसिड जो है, हमारा सॉल्ट जो है वो बना है एसिड और बेस से मिलके। अब हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, एसिड और बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और वीक बेस भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स हैं सॉल्ट की। अब ये टाइप्स कौन कौन सी होंगी? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा और उससे जो सॉल्ट बनेगा उसको आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये पानी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन ये न्यूट्रल रहेगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाँ, हाइड्रोलाइसिस इसमें नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर इस सॉल्यूशन में रह गई तो ये सॉल्यूशन फिर न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। हाइड्रोजन आयन अगर इसमें बच गए तो ये एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें बच गए तो ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा या अल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उससे सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल रहता है, पीएच आपका 7 रहता है, पीएच आपका गड़बड़ नहीं करता। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो सॉल्ट और उसकी टाइप्स, अब खुद सोचिए ज़रा, यहाँ पर सॉल्ट तो आपको समझ में आ गया। ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, द सब्सटेंसेस which are made by the reaction of acid and base is called salts. There are 4 types of salts. वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, वो सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, और वो सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। समझ में आ गई बात? अब इसके नोट्स ले लेते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि अब इन चारों सॉल्ट्स को बारी बारी जो है इस पानी के अंदर डाल के चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा है तो आया ये सॉल्यूशन एसिडिक बना है या अल्कलाइन बना है, आया इसमें हाइड्रोजन आयंस बचे हुए हैं या हाइड्रोक्साइड आयंस बचे हुए हैं। बारी बारी हम अभी इसको देखते हैं, ठीक है। आप नोट्स ले लें, फिर इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब नोट्स ले लेते हैं इसके। ये नोट कर लिया सब कुछ? क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।
सॉल्ट को देख लें। सॉल्ट क्या है भाई? सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय reaction of acid and base। ठीक है भाई। कंसिस्ट ऑफ, ये जो सॉल्ट है कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलके बने होते हैं? कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आइंस ऑफ बेस और नेगेटिव आइंस ऑफ एसिड। ठीक है भाई। सॉल्ट होते क्या हैं, इसका जवाब आपको मिल गया। सॉल्ट किससे मिलके बने होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस से। और पॉजिटिव आइंस जो हैं वो बेस के होते हैं और नेगेटिव आइंस जो हैं वो एसिड के होते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी अपने पास। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है और ये किससे आया है? बेस से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोराइड आयन जो है ये किससे आया है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। तो ये पॉजिटिव आयन है, बेस से आया है, ये बेस है। ये नेगेटिव आयन है, ये एसिड से आया है। और ये दोनों आयन्स जब मिले हैं इसके नतीजे में क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। टाइप्स आ जाइए अब, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप 1, इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वो वाला सॉल्ट। ठीक है भाई। इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसके नतीजे में जो सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल बनेगा। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब नो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। पीएच की पोजीशन इसकी क्या होगी फिर? पीएच की पोजीशन इसकी होगी 7। ठीक है भाई। और ये सोल्यूशन कौन सा होगा? न्यूट्रल सोल्यूशन ये होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नो चेंज इन पीएच, इसको भी नोट कर लें आप। नो चेंज इन पीएच, पीएच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है भाई। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं? नोट कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड, ये तो बड़ा कॉमन है हमारा, सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद पोटेशियम सल्फेट। एग्जाम्पल्स लाजमी नोट किया करें और इनके नाम जो बोलता हूँ ना उनको भी ध्यान से सुना करें। पोटेशियम सल्फेट, वैसे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैंने ये भी सिखाया है आपको कि ये जो है ना इनको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री बेसिक्स की, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की। देखिए 60-70 वीडियोज़ हैं। अपनी केमिस्ट्री की बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं सारी की सारी वो, या फिर शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट्स केमिस्ट्री के, शॉर्ट्स फिजिक्स के, 300-400 शॉर्ट्स हैं 1-1 मिनट के। वो देखिए, पिन पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है भाई। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये टाइप 1 हो गई, जिसमें क्या है? पहले नंबर पे क्या आएगा? एसिड आएगा। याद है ना, मैंने शॉर्टकट में याद करना सिखाया। पहले एसिड को देख लें, और एस से मतलब स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 2 को देख लें। टाइप 2, टाइप 2 ये किससे मिलके बने हैं? तभी टाइप 2
स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स ऑफ S प्लस W। हाँ बताइए क्या होगा? नहीं आप कैसे बता सकते हैं आप कैसे बता सकते हैं? चलें, पहले नंबर पे तो एसिड ही होता है ना, तो ये S मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दूसरे नंबर पर बेस होता है W मतलब वीक बेस है। तो यहाँ पर ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, वीक बेस से मिलके बना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, इस बात को जहन में रखें। मैंने हाइड्रोलाइसिस का आपको बताया, हाइड्रोलाइसिस इस बीकर के अंदर जो है वो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इससे पिछले वाले केस के अंदर आपने टाइप 1 में देखा होगा H2O के मॉलिक्यूल्स को कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था, नो हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं लिखना भूल गया हूँ तो आप उसमें ऐड कर दें, नो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा? यस, हाइड्रोलाइसिस होगा। और जब भी हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा, H2O का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन आयन ये बन गए और हाइड्रोक्साइड आयन भी बन गए। लेकिन इन द लास्ट क्या होगा कि इन दोनों में से, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से कोई एक बच जाएगा इसके अंदर। या तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन्स बच जाएंगे, और अगर हाइड्रोजन आयन्स बच गए तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा। और pH क्या होगा इसका? लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा, 6 होगा, 5 होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन्स बच जाते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन होगा? अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। और इसका जो है pH 7 से ज़्यादा होगा, 8 होगा, 9 होगा, लाइक दिस। लेकिन ये होगा कब? जब हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब भी ये वीक वाला मामला होता है, इसको जहन में रख लीजिए। वीक एसिड हो, वीक बेस हो, या दोनों वीक हो। वीक एसिड अगर मौजूद है सॉल्ट के अंदर, वीक बेस अगर मौजूद है सॉल्ट के अंदर, या एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं, हाइड्रोलाइसिस तो होगा। तो वीक को आप कनेक्ट कर दें, वीक वर्ड जो है इसको कनेक्ट कर दें हाइड्रोलाइसिस से, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है भाई। अच्छा, उसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर हमारे पास जो है, क्योंकि ये सॉल्ट जो है वो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस बनेंगे। आपको पता है ना, सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो सॉल्ट आयनाइज तो होगा ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी। ये जो पॉजिटिव आयन हैं इनको हम कहते हैं कैट आयन, और जो नेगेटिव आयंस हैं हम इनको कहते हैं एन आयंस। एन आयंस ये नेगेटिव आयंस होते हैं। और जो भी सॉल्ट बनता है, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें एक तो जो है वो कैटाइन होता है और दूसरा जो है वो एनाइन होता है। ये देखें, ये पॉजिटिव आयन है इसीलिए ये क्या है? कैटाइन। और ये नेगेटिव आयन है इसलिए ये क्या है? ये एनाइन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर से जो सॉल्ट बना है, इसमें ये जो कैटाइन है या एनाइन है, ये आया कहाँ से है? ठीक है, एसिड से आया है और बेस से आया है। अब ये देखना है कि ये जो हमारे पास आयन है, ये एसिड से आया है, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग था या वीक था? या क्लोराइड आयन जो है ये बेस से आया है, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग था या वीक था? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि इसमें होगा क्या। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि इनमें से जो भी वीक एसिड से आएगा या वीक बेस से आएगा, ये सॉल्ट का कोई भी आयन हो, कैटाइन हो या एनाइन हो, अगर तो वो वीक एसिड से आया है या वीक बेस से आया है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में ये कैटाइन या एनाइन ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। नई बात समझ आई? दोबारा बता देता हूँ। सॉल्ट जो बना है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बना है।
पॉजिटिव आइंस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटाइन। नेगेटिव आइंस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनाइन। जैसे कि ये एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये रहा इसका कैटाइन, ये रहा इसका एनाइन। अब सॉल्ट बनता है किससे, एसिड और बेस के मिलने से। अब हमें ये देखना है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग था या वीक था, वो बेस स्ट्रॉन्ग था या वीक था, क्योंकि ये जो कैटाइन है या ये जो एनाइन है ये आया तो किसी एसिड या बेस से ही होगा ना, और वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उससे ये तय होता है कि आया हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी इनमें से कैटाइन या एनाइन जिस भी एसिड या बेस से आया है, वो एसिड और बेस उनमें से कोई भी एक अगर वीक है तो वही वीक एसिड का एनाइन या वीक बेस का एनाइन या वीक एसिड का कैटाइन या वीक बेस का कैटाइन, वही एनाइन या वही कैटाइन जाके फिर क्या करेंगे, वो हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करेंगे और फिर वो जाके किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन्स इसमें बच जाएंगे। तो ये सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा। या फिर जो है वो जाके किससे मिलेंगे, इससे सपोज करते हैं कि ये अगर ये जाके हाइड्रोक्साइड आयन्स से मिल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन बच जाते हैं इसके अंदर, तो ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसी वजह से। क्लियर हो गई बात? मुश्किल ज़रूर है थोड़ा सा जहन नशीन रखने के लिए। ठीक है, वीडियो बैक करके आप ज़रा दोबारा मेरी बात को तसल्ली से समझें, समझेंगे नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे आगे। और बड़े ट्रिकी क्वेश्चन इसके जो है ना MD कैट के अंदर, कैट के अंदर आते हैं, आप समझेंगे नहीं तो आप जवाब नहीं दे सकते, फंस जाएंगे आप। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर आ जाइए, टाइप 2 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्या हाइड्रोलाइसिस होगा? डेफिनेटली। वीक का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलाइसिस तो होगा, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, और इन द लास्ट आखिर में इस सोल्यूशन में या तो हाइड्रोजन आयन बचेंगे या हाइड्रोक्साइड आयंस बचेंगे। ये लिख लिया भैया आप लोगों ने? ठीक है, नोट कर लें आप। ठीक है, अब मैं इसकी और चीज़ें बता दूँ आपको, एग्जाम्पल्स वगैरह। अच्छा, इसमें जो एनाइन होंगे, एनाइन यानी कि नेगेटिव आयंस, इस केस के अंदर जब आपका सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस पे मुश्तमिल है, तो इसमें से जो एनाइंस होंगे यानी कि नेगेटिव आयंस जो हैं वो कहाँ से आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड से आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो एनाइंस आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये एनाइंस जो हैं ये क्या करेंगे? नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्योंकि ये एनाइंस आ रहे हैं इसलिए नो हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे। ठीक है, और कैटाइंस अगर हम देखें, कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आयंस जो हैं, पॉजिटिव आयंस ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वीक बेस से आ रहे हैं। ये करेंगे, वीक बेस से आ रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है ना। तो कैटाइंस जो हैं यानी कि पॉजिटिव आयंस जो कि वीक बेस से आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? यस, ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है भाई, और इससे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन को कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। मतलब इन द लास्ट सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे, इसकी वजह से ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इसका pH लेवल जो है वो क्या होगा? लेस देन 7 होगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लाइक दिस, इन हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी की वजह से। इसमें एग्जाम्पल देख लें आप। एग्जाम्पल इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक बेस से मिलके बना है। ठीक है, जब इसको आप पानी में डालेंगे तो ये अमोनियम आइंस जो है उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि कैटाइंस में, और क्लोराइड आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एनाइंस में। यही जो अमोनियम आइंस हैं ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, NH4 + H2O, ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। बताया था ना मैंने कि कैटाइंस जो हैं, ये कैटाइंस ये करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। ये वीक बेस से आए, ये रहे वो कैटाइंस वीक बेस से आए ये। ठीक है भाई, और यही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, यही अमोनियम आयन, ध्यान से देखिएगा, यही अमोनियम आयन इन OH आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके नतीजे में बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ हाइड्रोजन आयन बचेगा, हाइड्रोजन आयन। तो क्या नतीजा निकलेगा इसका, हाइड्रोजन आयन अगर पीछे बच गए, ये सोल्यूशन एसिडिक होगा, pH लेवल इसका कम होगा। इसमें अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी लिख लीजिए। अदर एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसमें आ जाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा, NH4 2SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट, ये वाला सॉल्ट इसमें आएगा, कॉपर क्लोराइड, ये वाला सॉल्ट इसके अंदर आएगा, एटसेट्रा, जो आपकी बुक में दिया हुआ। तो ये वाला सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट, ये दोनों सॉल्ट इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये सॉल्ट किससे मिलके बने, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ये सॉल्ट किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है भाई, मुश्किल था, मैं समझता हूँ यार, ठीक है मुश्किल तो है। अब सारी चीज़ें केमिस्ट्री, अगर भाई अब मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट करें, लेक्चर को नोट करें, थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें। कोई भी टीचर आपको एक हद तक समझा सकता है सिर्फ, बस उसके बाद आपको खुद दिमाग लड़ाना पड़ता है, अपना क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। टाइप 3 सॉल्ट आप देख लें, अब ये टाइप 3 सॉल्ट ये किससे मिलके बना है, अब ये देखें, W + S, मतलब पहले क्या होगा, हमेशा एसिड होगा, और W लिखा हुआ है तो वीक एसिड, और दूसरे नंबर पर बेस होगा, और S लिखा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यस, हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। क्यों होगा भाई, ये देखें, ये जो सॉल्ट बना है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। वीक तो मौजूद है ना, बस हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें से जो कैटाइंस हैं, कैटाइंस और जो एनाइंस हैं, कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आइंस जो हैं, एनाइंस यानी कि नेगेटिव आइंस जो हैं, ये कैटाइंस कहाँ से आएंगे, ये आएंगे स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस। तो समझ जाइए ये कैटाइंस बेकार हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, नो हाइड्रोलाइसिस, ये जिम्मेदार नहीं है हाइड्रोलाइसिस के। ठीक है भाई। और ये एनाइंस जो हैं, नेगेटिव आइंस, ये किससे आ रहे हैं, वीक बेस से। उल्टा हो गया क्या, नहीं नहीं सही है, हाँ सही है, नहीं मैंने वो लिख दिया, अच्छा सही है, सही है, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ बिल्कुल सही है, नो हाइड्रोलाइसिस। वीक एसिड से ही आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये वीक एसिड से आ रहे हैं तो इसलिए यस हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। एनाइंस किससे आ रहे हैं, नेगेटिव आइंस वीक एसिड से आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदार होंगे यहाँ पर इस केस में, जबकि आपका सॉल्ट जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, कोई भी वीक, और वीक यहाँ पर क्या है, वीक एसिड, और वीक एसिड से क्या है, एनाइंस यानी कि नेगेटिव आइंस। ठीक है, अब क्या होगा, हैंस लिहाजा सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें OH आइंस जो हैं वो
रह जाएंगे और हाइड्रोजन आइंस जो है वो रिएक्ट कर लेंगे एन आइंस के साथ। एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए। और पीएच जो है इसका क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, अल्कलाइन सोल्यूशन बना ना। एग्जाम्पल इसकी देख लें, एग्जाम्पल इसकी सोडियम कार्बोनेट, ये रहा वो सॉल्ट जो कि किससे मिलके बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम आइंस प्रोड्यूस करेगा और कार्बोनेट आइंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर। फिर यही जो कार्बोनेट आइंस हैं यही हाइड्रोलाइसिस जो है वो करेंगे। कार्बोनेट आइंस जो हैं यही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइंस। और ये जो OH आइन है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस कार्बोनेट आइन के साथ। ठीक है भाई, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा HCO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3। और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कार्बोनिक एसिड इसमें बन गया तो सर ये तो एसिडिक सोल्यूशन जो है वो इस तरह से हो गया ना। नहीं भाई, ये बात नहीं है। एसिड अगर इस शक्ल के अंदर मौजूद है ना, वो एसिड कंसीडर नहीं होगा, वो हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करेगा। सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आइंस मौजूद होने चाहिए। अगर इस हालत में एसिड पड़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं उस एसिड का, सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जबकि सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद हैं, डेफिनेटली क्या है, ये बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है भाई, और एग्जांपल्स इसकी और देख लें, और कौन कौन सी इन्होंने दी हुई हैं। CH3COONA, याद आया, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एसीटेट, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, और दूसरा सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी NaHCO3 एटसेट्रा। N सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ये सॉल्ट भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। आखिरी सॉल्ट देख लें अब, जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना, टाइप 4, W+W, मतलब दोनों वीक है। पहले नंबर पे एसिड आता है, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब भाई यहाँ इनकी लड़ाई हो जाएगी अब, क्योंकि ये सॉल्ट जो बना है वो कैटाइंस और एनाइंस से मिलके बना है, और दोनों कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो आए ही वीक एसिड या वीक बेस से हैं। तो अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो या तो बेसिक बनेगा, ठीक है, यानी कि अल्कलाइन बनेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन बनता है तो उसका पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 होगा, और अगर सोल्यूशन एसिडिक बनता है तो इसका पीएच लेवल जो है वो लेस देन 7 होगा, 6-7. और सोल्यूशन जो है न्यूट्रल भी बन सकता है जी, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें, सोल्यूशन न्यूट्रल भी बन सकता है, तो पीएच जो है वो इसका एग्जैक्टली 7 भी हो सकता है। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा, अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हैं, अब भी पीएच लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा, बावजूद ये कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर यहाँ 10 जो है हाइड्रोक्साइड आयंस इस सोल्यूशन में मौजूद हैं, और 10 ही हाइड्रोजन आयंस भी इसमें मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन आयन भी मौजूद हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी मौजूद है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। 10 हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, 10 हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं न्यूट्रल के लिए, या तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयंस हों ही ना, या अगर हों तो बराबर हों। दोनों सूरतों में सोल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या बात है इसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस में भी हाइड्रोलाइसिस यस और नो, दोनों पॉसिबिलिटीज, क्योंकि न्यूट्रल भी तो है ना भाई,
न्यूट्रल वाला मामला भी तो है ना, तो हो सकता है हाइड्रोलाइसिस हो और हो सकता है हाइड्रोलाइसिस ना भी हो। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो ये न्यूट्रल होगा, पीएच लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, आया ये सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन होगा या फिर ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। इसकी एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, कौन से सॉल्ट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास अमोनियम साइनाइड आ जाता है, अमोनियम साइनाइड, और जो है CH3 COO और NH4 अमोनियम एसीटेट, क्या नाम है इसका, अमोनियम एसीटेट। अब आप बोल रहे हो सर कैसे फटाफट पढ़े जा रहे हैं भाई, सर को कैसे पढ़ना आ गया है यार, इतने सारे हज़ारों लाखों करोड़ों केमिकल फार्मूलाज कैसे पढ़ लेते हैं भाई। बेसिक्स देख लें, उसमें मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं कि कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए आप इनको पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ना सीखिए, ठीक है भाई। अब इसकी ज़रा एप्लीकेशंस देख लीजिए और भागने की जल्दी मत कीजिएगा, एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं इसकी, वरना आपके सर पे से गुजर जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉल्ट्स हैं, जितने भी आपने इनके नाम सुने हैं, इन सॉल्ट्स के कॉमन नेम भी हैं, इनके केमिकल नेम भी हैं। ये गड़बड़ होती है यहाँ पर, जब कॉमन नेम और केमिकल नेम की बात करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है। अभी देख लेते हैं इसको, जैसे कि कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, दोनों लिख लीजिए। कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला और एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन। बिल्कुल बुलेट्स में लिखवाऊंगा, टू द पॉइंट। ठीक है भाई। एक है हमारे पास टेबल सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट इसका तो पता है आपको, एप्सम सॉल्ट। उसके बाद नंबर 3 पे जो है हमारे पास आ जाता है जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट। बेकिंग सोडा, जी बेकिंग सोडा जो है ये भी सॉल्ट है असल में एक, बेकिंग सोडा। नंबर 5 वॉशिंग सोडा, ये भी एक सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा भी एक सॉल्ट है। ठीक है भाई, सोडा उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि उसमें सोडियम मौजूद होता है बस। सेलामोनियक, सेलामोनियक ये भी एक सॉल्ट है। म्यूरिएट ऑफ पोटाश, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ठीक है भाई। टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। यार जगह नहीं है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख लूँ, मैग्नीशियम सल्फेट, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। और उसके बाद ये जो जिप्सम सॉल्ट है इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो वॉशिंग सोडा है हमारे पास, ये सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इन दोनों का केमिकल फार्मूला देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे, इतना सा फ़र्क है सिर्फ। एक सोडा ऐसा है जो खाने में इस्तेमाल होता है, एक सोडा ऐसा है जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सर्फ सोडा जिसको कहते हैं ना। फ़र्क देखें इन दोनों के अंदर होगा कितना, लेकिन आप खाएंगे, एक को खाएंगे तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, और दूसरे को नहीं खाएंगे तो आप तब भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि भूख से मर जाएंगे। खाने में इस्तेमाल होता है ना भाई बेकिंग सोडा, लेकिन इन दोनों के केमिकल फार्मूलाज में कितना फ़र्क है ये देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, अच्छा उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है भाई, केमिकल फार्मूलाज लिख लीजिए, NaCl ये हो गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ये हो गया,
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास हो गया सोडियम कार्बोनेट। फ़र्क देख लें दोनों के अंदर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के अंदर फ़र्क देख लें, एक हाइड्रोजन का फ़र्क है बस सिर्फ। अच्छा, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl। कोई यूजेस इनके भी देख लेते हैं अभी, क्या क्या यूजेस हैं इनके। सिंगल वर्ड लिखूंगा, इतनी ज़्यादा इसमें तकरीर नहीं करूंगा। डाइट, आपके खाने में इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये वर्ड लिख लें, सब कुछ याद आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, सबको पता होगा इसके बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाना, ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिसिन्स, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं जब आपको कब्ज़ हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उन सारी मेडिसिन्स के अंदर, ड्रग्स के अंदर, पिल्स के अंदर क्या शामिल किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। एप्लीकेशंस देख रहे हैं ना इसकी। अच्छा, ये जो है कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये एंट एसिड के तौर पे यूज़ होता है। एंट एसिड, आप बोल रहे होंगे सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये तो वॉशिंग सोडा लिखा हुआ है, तो वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। भाई वॉशिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके और भी यूज़ हैं वॉशिंग के अलावा। एंट एसिड, हार्ट बर्न हो रहा हो, तेज़ाबियत हो रही हो मैदे में, ठीक है, या सीना जल रहा हो, तो आप जो मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और सॉरी ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये बेकिंग सोडा ही है। वॉशिंग सोडा, इसका मकसद है उसका वॉशिंग का। गर्मी लग रही है यार, मैं भी थक गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है हमारे पास वो जो लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। ये लॉन्ड्री याद रखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लॉन्ड्री में कपड़े धोते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो यहाँ पर ये वॉशिंग सोडा आप इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड, ये कफ सिरप आप याद रख लें, जो खांसी का शरबत वगैरह बनाया जाता है उसके अंदर जो है अमोनियम क्लोराइड ये डाला जाता है, कोई सा भी खांसी का सिरप। अच्छा, उसके बाद फर्टिलाइज़र बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। खाद, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। तो आपका चैप्टर ये तमाम हुआ, पार्ट 11 इस पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम हो गया कि सारी हो गई, सारी की सारी टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए 10 पार्ट्स में। और अब जो है 11 पार्ट के अंदर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उनको देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।